नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। शिक्षा एवं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वर्तमान में तकनीकी के माध्यम से आज हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं और जिसमें समाज का चहुमुखी विकास भी हो रहा है। और सूचना वर्तमान समय में एक विस्तृत अवधारणा बन चुकी है। आज सूचनाओं के विभिन्न साधन हो चुके हैं, जैसे ईमेल हुआ, टीवी हुआ। टीवी के अंदर आपका क्या कहते हैं, सारे विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल हो गए। आज हम रेलवे, विमान आरक्षण, बैंकिंग, बीमा, टेलीफोन, जलवायु, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रेडियो, खगोल विद्या, आणविक परीक्षण, जीव विज्ञान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रों की सूचनाएँ हम प्राप्त कर रहे हैं। वो एक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का ही एक उदाहरण है, जिसकी परिभाषा वह तकनीक जिसमें कोई भी विषय में जानकारी जो ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध तथा विद्यमान है तथा वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। अर्थात सूचना विश्व के अंदर कहीं भी, इस विश्व के अंदर कहीं भी, चाहे अंतरिक्ष में भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है तो उसकी जानकारी हमें इन साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है, उसे हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। जो किसी भी समय, मतलब कि आज अमेरिका में कोई भी घटनाक्रम हो रहा है तो उस घटनाक्रम को तत्काल हम इंटरनेट के माध्यम से या फिर हम टेलीविज़न के माध्यम से, है ना, ब्रह्मांड के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जाता है विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा, उसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना का अर्थ, सूचना शब्द का शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो अंग्रेजी भाषा के इन्फॉर्मेशन का हिंदी रूपांतर है। इन्फॉर्मेशन का हिंदी अर्थ बताना या जानकारी देना या सूचना या समाचार एवं ज्ञान आदि शब्दों से लिया गया है। अर्थात इन्फॉर्मेशन का तात्पर्य है बताना, मतलब किसी को जानकारी देना, है ना। सूचना देना मतलब कि कोई अर्थपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, है ना। बिना अर्थ की जानकारी सूचना नहीं होती है। इसको दो विद्वान प्रोफेसर एस.के. दुबे ने इस प्रकार परिभाषित किया है। सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। अर्थात सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान से है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो है उसका विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। श्रीमती R.K. शर्मा ने कहा है, सूचना का अर्थ संप्रेषण युक्त उस उपयोगी ज्ञान से है जो मानव, विश्व, समाज एवं समस्त जीवधारियों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अब है संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण की अवधारणा। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज में रहकर वह विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, संप्रत्यय, भावना एवं सिद्धांत आदि होते हैं जिनका वह दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान कर विनिमय करता है। दरअसल विचारों का यह आदान प्रदान ही संचार एवं संप्रेषण कहलाता है। अर्थात संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, संकेत के माध्यम से हो, भाषा के माध्यम से हो या चित्र के माध्यम से हो। मुख्य रूप से विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी अभिव्यक्ति के तरीके को बदला है और एक अर्थपूर्ण संचार ही संप्रेषण कहलाता है। अब अगला बिंदु है हमारा संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। संप्रेषण शब्द समधन प्रेषण अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। अतः संप्रेषण का अर्थ परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। संकुचित अर्थ में देखें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है, चाहे वह व्यक्ति इन सूचनाओं को समझे या नहीं समझे। संप्रेषण को हम व्यापक अर्थों में देखें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों, संदेशों, सूचनाओं
एवं उनके विश्वासों को समझा जा सकता है। संप्रेषण को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शिक्षक अपने प्रधानाचार्य से अथवा कुछ छात्रों से बात कर कर अपनी प्रशंसा या आलोचना करते हैं और एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं। उस दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर वह कान में फुसफुसाते हैं, या वह भी एक संप्रेषण प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति जिसमें अपने हाव भाव, मुख मुद्रा, विचार आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, वे भी सही अर्थों में मायने में संप्रेषण ही कहलाता है। संप्रेषण का अर्थ, अवधारणा, उसकी परिभाषा एवं उसके व्यापक एवं संकुचित अर्थ को देखने के पश्चात अब संप्रेषण के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं किया जा सकता है। तो संप्रेषण का सबसे पहला उद्देश्य होता है भावों का आदान प्रदान करना। भावों का आदान प्रदान से तात्पर्य है कि उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना। ऐसे ही समाज में संगठन और ताकत होती है जिससे सदस्य अपने भावों का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है कुशल वक्ता। कुशल वक्ता बनने के लिए संप्रेषण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संप्रेषण लाखों की भीड़ में अपनी बात को एकाग्रचित्त होकर सुनना और सुनाना एक कुशल वक्ता को प्रकट करता है, क्योंकि वह उसकी विचार संपत्ति। हमारा तीसरा बिंदु है आत्मविश्वास उत्पन्न करना, अर्थात छात्रों में क्रमिक रूप से निरंतर बोलते जाने की क्षमता, जिससे छात्र मधुर रोचक भाषण देने की शक्ति का विकास होगा और वह अपनी झिझक, संकोच और आत्महीनता की भावनाओं को संप्रेषण के माध्यम से दूर कर पाएंगे, और उनमें एक अच्छा आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, जिससे वह एक कुशल वक्ता बनेंगे। हमारा नेक्स्ट बिंदु है व्यक्तित्व का विकास करना। संप्रेषण में छात्र का अधिगम के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना होता है, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही हमें विद्यार्थी की रुचियों एवं योग्यताओं का पता लगाया जाता है। शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों का पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान होता है। इसके लिए विद्वानों के विचारों को भी आमंत्रित किया जाता है। उसी के अनुरूप विद्यालय में शिक्षण विधियों एवं साधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन संप्रेषण की ही देन माना जाता है, क्योंकि प्राचीन विद्यालय व्यवस्था में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का कोई स्थान नहीं था। अर्थात प्राचीन काल के अंदर हमारे यहाँ बालक को संप्रेषण के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और एक ही शिक्षक सारे विषयों का अच्छा कुशल संप्रेषण करता और अच्छा विद्वान होता था। आज वर्तमान के जैसे नहीं है कि हिंदी का है, गणित का है, विज्ञान का नहीं। उस समय सारे होते थे और उनके संप्रेषण के माध्यम से एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह उनका पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते थे। नेक्स्ट बिंदु है हमारा सहानुभूति एवं सहयोग का विकास। सहानुभूति है ना, शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस प्रकार तैयार करना है कि वह विषम आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक पत्रिकाओं का अध्ययन के लिए उपलब्ध कराना, महान राजनीतिक एवं समाज सुधारकों के विचारों से अवगत कराना, विद्यार्थी में ऐसे गुणों का विकास करना जिससे समायोजन की क्षमता का उसमें विकास हो एवं संप्रेषण के साधनों के माध्यम से उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समझ का उसमें विकास हो, उसकी समझ बढ़े। क्योंकि वर्तमान समय में संप्रेषण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह सामाजिक कुरीतियों को शिक्षा के माध्यम से वो उसको दूर कर सकता है, राजनीतिक समझ को सही देख सकता है कि क्यों घटनाक्रम ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति एवं सहयोग का विकास संप्रेषण के माध्यम से ही हो सकता है। शैक्षिक प्रशासक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण रखता है। इसके लिए उसको शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग भी संप्रेषण पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए प्रशासक विद्यालय में आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको एक बैठक बुलानी होगी जिससे वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सभी व्यक्ति उपस्थित हो सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके एवं उनके विचारों को जाना जा सके। आवश्यकता के अनुसार उन सभी व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सभी संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है।
और विद्यालय में अन्य अनुभवों का लाभ भी, विद्यालय व्यवस्था का लाभ भी संप्रेषण के माध्यम से लिया जाता है कि किस प्रकार विद्यालय की व्यवस्था है, किस व्यवस्था है, उसके ऊपर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, वह समय समय पर अध्यापकों को समय समय पर निर्देश देना आदि। नेक्स्ट बिंदु है हमारा अपव्यय एवं अवरोधन की समाप्ति। अपव्यय, संप्रेषण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अपव्यय और अवरोधन को दूर करने में, क्योंकि व्यक्ति को समझाने के लिए शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि किसी व्यक्ति को समझाना है तो हम उससे बातचीत के माध्यम से ही समझा सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें विचारों का आदान प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षा को आर्थिक संपदा की तुलना में अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि शिक्षा की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती। और इस अवरोधन की समस्या को कैसे समाप्त किया जा सकता है, वह संप्रेषण के माध्यम से ही किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति की समस्याओं को सुनना भी शिक्षा के माध्यम से ही संभव किया जाता है, क्योंकि शिक्षा ही उसके महत्व को समझाती है। शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री की उपलब्धता भी संप्रेषण को एक बहुत अत्यधिक मात्रा में महत्व देती है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त करना संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि संप्रेषण की यह भूमिका से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, क्योंकि शिक्षण कला में होने वाली नवीन विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान संप्रेषण के साधनों से ही हो सकता है। वर्तमान में क्या क्या नवीन विधियाँ आ रही हैं, कौन सी प्रविधियाँ आ रही हैं, इन सब की जानकारी हमें संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। किस प्रकार की सहायक सामग्री है, कौन सी विद्यालय व्यवस्था प्रशासन को करनी है, इसकी जानकारी भी हम संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शैक्षिक सामग्री उपलब्धता भी संप्रेषण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का प्रभावी होना अति आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन के प्रत्येक बिंदु पर संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जिसमें वह अपने अवरोधों से संबंधित हो या नियंत्रण व्यवस्था से। बिना संप्रेषण के प्रभावी नहीं हो सकता। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति संप्रेषण की सफलता और असफलता पर निर्भर करती है। संप्रेषण के विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को अभी हमने जिस पर अध्ययन किया, तो उस संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक या कारक भी मौजूद हैं। सबसे पहला छात्र। अब छात्र की अपन बात करते हैं तो आज बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था का प्रमुख आधार है, और उसमें छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, क्योंकि इसकी में आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर, आदतें और मनोभाव सारे के सारे शिक्षण को शिक्षा में संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है शिक्षण के उद्देश्य। अध्यापकों को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह पर्याप्त साधन और सुविधाएं जुटा सकें। अतः शिक्षण के उद्देश्य भी संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अर्थात मतलब कि संप्रेषण से संबंधित जितने भी साधन है उसको जुटाना आवश्यक है। बिना साधनों के जुटाए वो शिक्षण कराए तो संप्रेषण उसके मध्य में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा बिंदु है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व अपने वास्तव में संप्रेषण को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि किस प्रकार उसका विषय पर स्वामित्व है शिक्षक का, छात्रों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी योग्यता कैसी है, इन सभी की छाप बालक के व्यक्तित्व पर पड़े बिना नहीं रहती है। अर्थात जैसे शिक्षक का व्यक्तित्व होगा, छात्र भी उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही ढल पाएंगे। विषय वस्तु का चयन हमारा चौथा बिंदु है। विषय वस्तु का चयन जो संप्रेषण प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि इसके लिए पठनीय एवं सरल शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से संबंध विषय के अध्ययन को प्रभावी बनाता है। आज हम कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं या सूचना संप्रेषण तकनीकी का अध्ययन कर रहे हैं या किन्हीं अन्य विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, आज इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि हमने कंप्यूटर का विकास का अध्ययन तो किया ही नहीं और हम डायरेक्ट उसके 5th पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर आ गए, हमने ये समझा ही नहीं कि कंप्यूटर है क्या है और डायरेक्ट हमने उसके ऊपर बात कर ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बिंदु है पाठ्य योजना का निर्माण। पाठ्य योजना संप्रेषण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रभावकारी पाठ्य योजना का निर्माण उसमें आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें ही शिक्षण के सारे उद्देश्य समाहित होते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण, है ना।
फिर नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधियाँ। अब उचित शिक्षण विधियाँ एवं सहायक सामग्री की अपन बात करते हैं तो किसी भी पाठ्य योजना के निर्माण के पश्चात कुशल अध्यापक को अपने विषय और प्रकरण से संबंधित कक्षा स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उसको पास में उचित टीचिंग एड होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान। अब संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थी का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि किसी विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर उच्च है, किसी का निम्न है, किसी की अभिवृत्ति अलग है, किसी की रुचि अलग है, किसी की आदतें अलग है, किसी की आकांक्षाएं अलग है। उन सभी विद्यार्थियों का संप्रेषण प्रक्रिया के अंदर शिक्षक पढ़ाते समय उन सबको ध्यान में रखकर ही संप्रेषण करेगा, तभी उनकी अच्छा संप्रेषण हो पाएगा, नहीं तो ये भी उसके तत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि शिक्षक इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। कक्षा वातावरण संप्रेषण की प्रक्रिया को भौतिक एवं सामाजिक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि एक अच्छे कक्षा वातावरण के अंदर प्रकाश, वायु, ऊष्मा एवं सर्दी की उचित व्यवस्था एवं विद्यार्थियों के पारस्परिक मैत्री भाव से क्लास में संप्रेषण प्रक्रिया उचित होती है। अगर कक्षा में लड़ाई झगड़ा और द्वेष की भावना होगी तो कक्षा के अंदर पढ़ाते समय विद्यार्थी एक दूसरे से छींटाकशी करेंगे। फिर होता है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। अगर शिक्षण में रुचि उत्पन्न करनी है तो हमें बालकों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए एक उत्तम वातावरण का निर्माण करना होगा। सह संबंध पर आधारित कोरिलेशन। शिक्षण में संप्रेषण जब भी हम करते हैं, जब भी हम शिक्षण पढ़ाते हैं, उस दौरान संप्रेषण के दौरान हम अन्य विषयों के साथ में उसके संबंधों को जोड़ते हैं, जैसे इतिहास का ज्योग्राफी के साथ में, राजनीति का भूगोल के साथ में, इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री के साथ में, इतिहास का विज्ञान के साथ में, इतिहास का हिंदी साहित्य के साथ में। इन विषयों के साथ में हम उसका सहसंबंध स्थापित करते हैं प्रकरण के अनुरूप, तो कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। अन्यथा सहसंबंध आधारित शिक्षण न होने पर संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके बाद में अंतिम हमारा बिंदु है सिखाने हेतु अभिप्रेरणा। अब सिखाने हेतु अभिप्रेरणा की हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक शिक्षण को प्रभावित करती है, क्योंकि संप्रेषण में शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, वह सीखना और सिखाना, है ना। शिक्षक को उचित शिक्षण संप्रेषण हेतु अच्छी शिक्षण पद्धति, युक्ति, विधि, सहायक सामग्री, विषय के सरल तत्वों का संप्रेषण करना आवश्यक होता है। ये सभी सारे तत्वों का अध्ययन हमने किया, जिसमें छात्र शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु का चयन, पाठ्य योजना, उचित शिक्षण विधि, व्यक्ति विभिन्नता, कक्षा वातावरण, सहसंबंध, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, सिखाने हेतु अभिप्रेरणा, है ना। इन सब के अध्ययन के पश्चात हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि प्रबल इच्छा का भाव या आनंदमय अनुभूति, प्रतियोगिता, स्पर्धा, लगातार अभ्यास, सरल सामग्री, संप्रेषण बालकों में सहयोग भी शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। और संप्रेषण को सहायक बनाने के लिए शिक्षक को इन सभी का समय समय पर उपयोग यथाशक्ति अनुसार करना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटकों के अध्ययन के पश्चात हम आगे के प्रमुख बिंदु के अंदर संप्रेषण की सीमाएं क्या क्या होती है। जिस प्रकार हर एक सब्जेक्ट की अपनी सीमाएं होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, उसके अंदर कुछ कमियां होती है, उनकी कुछ बाधाएं होती हैं। तो इन बाधाओं में संप्रेषण की भी कुछ बाधाएं हैं, जिसमें उसकी पहली प्रमुख सीमा है या बाधा है रुचि का अभाव, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की अपन बात करते हैं तो संप्रेषककर्ता और प्राप्तकर्ता इन दोनों की रुचि भिन्न भिन्न होती है, तो इस दौरान संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है कि एक उचित कक्ष में संप्रेषण का अभाव होता है, क्योंकि विद्यार्थियों और शिक्षक की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। दूसरा लिखिए संप्रेषण सामग्री की कमी। अब संप्रेषण की सामग्री की कमी की बात हम करते हैं कि प्राप्तकर्ता की रुचि आवश्यकताओं के अनुसार हो। भाई जिस विद्यार्थी को हम अध्ययन करा रहे हैं उस विद्यार्थी की रुचि उसकी आवश्यकता के अनुकूल हो, अथवा योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल नहीं होने पर प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ी बाधा है। तीसरा बिंदु है संप्रेषण माध्यम की कमियां। अब मीडियम की अपन बात करते हैं तो स्रोत और प्राप्तकर्ता
के बीच संप्रेषण चालू रखने के लिए संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का काम करता है ना भाई। संप्रेषण एक स्रोत और प्राप्तकर्ता, मतलब कि अगर मैं आपके बोल रहा हूँ और आप अगर सुन रहे हैं तो उसके बीच में कम्युनिकेशन है ना, क्योंकि उसमें कोई माध्यम है। आज माध्यम की अपन बात करते हैं तो हम क्या माध्यम है, जैसे आज सूचनाएं पढ़ रहे हैं तो सूचनाओं के बीच में क्या माध्यम है, तो जो माध्यम होता है उन माध्यम को किया जाता है। जैसे एक बिजली का बल्ब जलाने के लिए हमें उसके अंदर धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। इसके बिना हम उस बल्ब को नहीं जला सकते। ठीक है, वैसे ही माध्यम के बिना या माध्यम की कमी के बिना संप्रेषण में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। और अंतिम बिंदु है भाषा, लैंग्वेज की अपन बात करते हैं कि हम जिस भाषा में बोल रहे हैं या जिन संकेतों का हम प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता को उनकी समझ नहीं है तो फिर संप्रेषण कार्य प्रारंभ ही कैसे हो पाएगा। यदि प्राप्तकर्ता समझ गया तो ठीक है, क्योंकि उसमें भाषा समझने की, संकेत समझने की आवश्यक योग्यता है। अगर नहीं है तो उसमें संप्रेषण का क्रम टूट जाएगा, इससे संप्रेषण उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।